हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। आज हम देखेंगे किसको, तो आज हम बात करेंगे किसकी, तो प्रोटीन की बात करेंगे। इससे पहले हम जो जो चैप्टर करा चुके हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम बेसिकली बात करेंगे प्रोटीन की करेंगे। प्रोटीन अगर देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नए उत्तकों की आपको पता है निर्माण और टूट फूट मरम्मत, जितना रिपेयरिंग का काम हो, जितना मतलब हमारे शरीर में न्यू काम होता है वो सब कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। यानी उत्तकों की टूट फूट और मरम्मत का काम किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन के द्वारा होता है। इसीलिए इसको क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले हम आपको चैप्टर आपका 45, 6 और 2 और 4 और इससे जस्ट पहले हमने आपको कितना चैप्टर करा दिए हैं, तो उससे जस्ट पहले हमने चैप्टर 3 भी करा दिया है। अगर चैप्टर 3 आज हम करा देंगे, और इससे पहले अगर बात करें तो चैप्टर 9 करा दी, जिसमें हमने पेय पदार्थों को देखा था। आज हम चैप्टर 9 3 देखेंगे, जल्दी चैप्टर 1 भी करा देंगे, जैसे कि एक कंटिन्यू सीरीज में ये चलता जाए। बट मैंने चैप्टरों के नाम डाल दिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला इसमें क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, दूध में वसा भी है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम मतलब खनिज लवण भी है। तो इस तरह से दूध को हम किसकी संज्ञा देते हैं, तो संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। जबकि दूध में उबले हुए दूध में विटामिन सी की मात्रा खत्म हो जाती है, दूध में रेशे नहीं होते, ध्यान रखिएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो यहाँ पे लैक्ट एल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन, ठीक है, याद रखेंगे। और कैसीन, कैसीन तो आपको पता ही है कि दूध में उपस्थित होता है, बट ये दोनों भी याद रखेंगे। यानी यहाँ पे लैक्टल ब्लूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन और कैसीन, ये तीनों ही प्रोटीन जो है दूध में उपस्थित होते हैं। चलिए अब इसके डिटेल में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, ए बी सी तीनों ही उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए, दूध में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिनमें से अधिकतम स्थान कैसीन का होता है 80%। यहाँ पे है 80%, जबकि यहाँ पे वे प्रोटीन बाकी 20% पाया जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन यहाँ पे याद रखिएगा 80% क्या होता है, दूध में कैसीन होता है। बाकी के 20% में आपकी क्या अनुपात रहता है, 20% में कौन सी, तो वही प्रोटीन पाई जाती है। और यही वे प्रोटीन जो है वो 2 भागों में कन्वर्ट होती है, जिसको अभी हमने देखा यहाँ पे किस किस को, तो लैक्टल एल्बुमिन और यहाँ पे लैक्टोग्लोबिलिन। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये बनते कहाँ से, तो देखिए दूध से दूध प्रोटीन। यहाँ पे डायग्राम को देखिए, इसी तरह के फ्लो चार्ट आपको बना के आना। ये हमारा फ्लो चार्ट जो एलटी के मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूध में प्रोटीन, जल्दी ही हम एलटी की मेंस की क्वेश्चनों की जो श्रृंखला भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से करा रहे हैं। फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि जीआईसी के मेंस के जो होती है ना कॉपी, उससे कराएंगे, क्योंकि वहां से आने के ज्यादा चांसेस है। बट एससीईआरटी भी अपने आप में ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि स्टेट का एग्जाम है ये। कैसीन और यहाँ पे वेल प्रोटीन, अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। यानी 20% को भी 2 भागों में बांट लिया गया, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन और बीटा लैक्टोग्लोबिन। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन और याद रखिएगा बीटा लैक्टोग्लोबिन। इस तरह से ये 2 भागों में बट जाती है। जैविक मूल्यों का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है, तो यहाँ पे है प्रोटीन की गुणवत्ता एवं माप के लिए होता है। किसका, जैविक मूल्यों का प्रयोग। भोजन से अवशोषित प्रोटीन अमीनो अम्ल की गुणवत्ता के माप को जैविक मूल्य कहते हैं। उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो अम्ल सही अनुपात में उपस्थित हों, उदाहरण यहाँ पे है मीट, दूध, अंडा, सोयाबीन आदि। अंडा उच्चतम जैविक मूल्य वाला खाद्य पदार्थ है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो 16%।
कितना होता है तो 16% होता है। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रथम स्थान पाने वाला तत्व है। 1838 में यहाँ पे है बार्जेलियस द्वारा दिया गया था। प्रोटीन नाम किसने दिया है तो 1838 में बार्जेलियस द्वारा दिया गया था। प्रोटीन एक जटिल कोलाइडल यानी जटिल संरचना कार्बन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। यह मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। प्रोटीन में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 16% है। यह जल अपघटन के पश्चात अमीनो एसिड में टूटना में परिवर्तित होता है। यह अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है तो वो होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, माँ के दूध की अगर बात की जाए तो इनमें निम्न में से कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। माँ के दूध को क्या कहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह माँ के शरीर से निकलने वाला शुरुआत के दिनों का दूध होता है। ठीक है, याद रखिएगा जब आपका ये ऑप्शन आएगा वहाँ कोलेस्ट्रॉल भी होगा और कोलेस्ट्रॉल भी होगा। तो जिसमें पीछे माँ होगा, याद रखिए इसके बस यही ट्रिक है, जिसमें पीछे माँ होगा वह होगा माँ का दूध। ठीक है, माँ के शरीर से निकलने वाला शुरुआत के दिनों का दूध होगा। यह पीला चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। माँ के दूध में कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और जो कि शिशु में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। आप बताएंगे कि जो ओ है, ओ माना जिसको हम यूनिवर्सल डॉलर मतलब सर्वदाता कहते हैं, तो उसमें क्या उसमें किस कारण से हम उसको सर्वदाता कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं एलटी का यही क्वेश्चन आपको दूंगी कि क्यों ए को हम सर्वग्राही कहते हैं एवी को, और क्यों हम ओ को सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है यानी कारण क्या है बताइए। ठीक है, माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह माँ के शरीर से निकलने वाला शुरुआत के दिनों का दूध होता है। यह पीला चिपचिपा गाढ़ा होता था। माँ के दूध में कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि शिशु में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। अब यहाँ का मतलब ये नहीं है हमारी आपकी माँ, यहाँ पे संसार की जितनी भी माँ है सबके दूध में यही पाया जाता है कि उनके बच्चे उस दूध से क्या हो, प्राकृतिक रोग क्षमता उनके विकसित हो सके। ठीक है, याद रखिएगा, यानी पप्पी भी अगर दूध पीता है तो उसकी माँ भी उसे ऐसा ही दूध पिलाती है। शिशु में प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। माँ के दूध में विटामिन ए साथ ही गामा यहाँ पे ग्लोब्युलिनेशनल पदार्थ पाया जाता है जो कि शिशु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणु को कहते हैं तो वो है अमीनो अम्ल। क्या कहा जाता है तो वो कहा जाता है अमीनो अम्ल। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को यहाँ पे अमीनो अम्ल कहते हैं। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी कहाँ पाया जाता है तो कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? साइटोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। ये रवेदार यहाँ पे जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। आज बात करते हैं आरएनए की। यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। डीएनए की बात करें तो जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु हैं। यह हर एक जीवित कोशिकाओं के लिए अनिवार्य है। बात करते हैं हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है तो याद रखिएगा संयुक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है तो संयुक्त प्रोटीन है। इसमें ग्लोबिन और लोहे आयन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो केशिन पाया जाता है। ठीक है, दूध में केशिन प्रोटीन पाया जाता है जिसमें 8% से लेकर
5.7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, 8.2 यानी कैल्शियम तथा 5.7 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले पदार्थों का अनुपात है या कार्बोहाइड्रेट का संरचना के अनुपात है। तो वहां था 1:2:1 कुछ तरह था, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वनस्पतिक प्रोटीजैन है? तो याद रखेंगे पेपेन है। वनस्पति पूछा है, वनस्पति प्रोटीजैन है तो वो पेपेन है। अगर पेपेन की बात करें तो पेपेन से पासे पेपेन पासे पपीता, तो जो पेपेन है वो क्या है? पपीता में पाया जाने वाला एक प्रोटियो यहाँ पे लिटिक एंजाइम है। पैप्टीन याद रखिएगा, पैप्सिन तथा पैप्सिन तथा ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन पाचन एंजाइम है। ये अमाशय में प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। जो अमाशय होता है उसमें क्या करता है? ये प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। यूरियस यह भी एक प्रकार एंजाइम है जिसकी मदद से यूरिया को अमोनिया में अपघटन हो जाता है। जो यूरिया है उसका अमोनिया में अपघटन किससे होता है? तो याद रखिएगा यूरियस से होता है। निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो है अंडा। ठीक है, जो अंडा है वो मानी जाती है। अंडे से प्राप्त प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि प्राणी जगत के प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं, ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता या ग्राम है तो वो हो जाती है 40 से 45 ग्राम। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होते हैं। सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन, 22% वसा और 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% नमी इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि उसमें होता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा? तो उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं तो उनमें क्या होता है? तो उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। ये शरीर ऊतकों के निर्माण खंडों में यहाँ पे निर्माण खंडों में से एक है। ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। प्राणी जगत यानी एनिमल्स रिसोर्सेज से प्राप्त प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं। ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं क्योंकि इनमें सभी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए नितांत आवश्यक है विद्यमान रहते हैं। दूध, दही, तो यहाँ पे दूध, दही, खोया, अंडा, मांस, मछली, यकृत इत्यादि अंडे से प्राप्त प्रोटीन सर्वोत्तम होती हैं। यहाँ पे है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीक एक ऋण आवेश यहाँ पे अनुप्रयुक्त करती है जिससे प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असत्य है। ये बात कैसी है? तो ये बात असत्य है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीक एक प्रवण आवेश यहाँ पर उपयुक्त करती है जिससे प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। यह कथन क्या है? असत्य है। मानव शरीर में प्रोटीन के यहाँ पे प्रकार निम्नलिखित हैं। जो मानव शरीर है अगर उसमें प्रोटीन के प्रकारों की बात की जाएगी तो वो निम्नलिखित हो जाएंगे। एक हो जाएगा क्या? एक यहाँ पे हो जाएगा ऊतकों की वृद्धि एवं रख रखाव। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे समुचित पीएच का रख रखाव। देन इसके बाद जो हो जाएगा वो है पोषक तत्वों में का संवहन। तो यहाँ पे ADE
ए डी ई जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। तो चलिए देखते हैं ए डी ई कहाँ पे है, तो यहाँ पे ए डी ई क्या है, राइट आंसर रहेगा। पोषक तत्व अभाव के लक्षण, तो प्रोटीन, विटामिन, थायमिन, नाइसिन, कैल्शियम। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इनको हम आपस में देखें तो प्रोटीन हमें क्या करती है, प्रोटीन बालों का डिसपिगमेंटेशन है। और यहाँ पे विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए क्या हो जाएगी, यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगी यहाँ पे फॉलिक्यूलर हाइपर केरा है। तो इस तरह से ऐसे मिलाते जाएंगे जिससे कि हमारी इजी हो जाए। अब देखते हैं थायमिन को, तो थायमिन की अगर बात करें तो यहाँ पे है ट्रक की कार्डिया है। और यहाँ पे बात करते हैं नियासिन की, तो नियासिन क्या है, तो ग्लोसाइटिस है। नियासिन क्या है, तो ग्लोसाइटिस है। और देन इसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या है, तो यहाँ पे काइलोनीसिया है। तो देन इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की अगर बात की जाएगी तो कौन से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आर्जिनिन जो है वो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, एलटी का है 2018 का। आर्जिनिन क्या है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वो अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। प्रोटीन में क्या होता है, जल अपघटन क्या होता है, उसके बाद वो सबसे सरलतम इकाई किस में टूटेगा, तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल में टूटेगा। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आर्जिनिन एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। आर्जिनिन क्या है, तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, क्योंकि ये किससे बनता है, तो कई अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। यूरिक अम्ल एक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे प्यूरिन क्या है ये, तो प्यूरिन है। यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड एक प्यूरिन है। यहाँ पे बात करते हैं कैल्सीटोनिन डॉट डॉट अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है, तो अगर डोपामाइन की बात करेंगे तो याद रखिएगा मिथियोनाइन के द्वारा ये क्या हो जाती है, अमीनो अम्ल में संश्लेषित की जाती है। अगर बात की जाए यहाँ पे, तो अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित यहाँ पे याद रखिएगा सिंथेटाइज्ड की जाती है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोग शामिल होते हैं। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन होती है तो वो होती है 70%, वो 700 ग्राम। ठीक है, कितनी होती है, तो वो होती है 700 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन तो होती है 700 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर बात करें प्रोटीन की, तो गर्भकाल में गृहिणी को सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती शिशु के शरीर निर्माण में, गर्भिणी के शरीर के ऊतकों की टूट-फूट मरम्मत में एवं नए ऊतकों के निर्माण हेतु प्रोटीन की नितांत आवश्यकता है। देखते हैं यहाँ पे प्रोलाइन, यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। प्रोलाइन क्या है, तो ये अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ये बात सही है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डॉट डॉट है, तो ये है बहुलक है। क्या है ये, तो बहुलक है। एक क्वाशियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है, विवरक सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, तो जल पुनः संकलित होता जाता है। तो ये बात कहाँ तक सही है ये बतानी है, तो याद रखिएगा ए क्या है, असत्य है, परंतु आर सत्य है। ठीक है, विवरक सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, तो जल पुनः यहाँ पे संकलित होता जाता है। शरीर में पानी का भर जाना, तो ओडेमा होता है,
याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करती है वृक यानी आपकी किडनी, और क्या कर रही है किडनी, सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है। अगर सोडियम अंदर रहेगा तो सूजन पैदा करता है, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। ध्यान रखिएगा। तो आपके याद रखिएगा उस व्यक्ति पे चमक सी आ जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि उसे सूजन हो गई है। क्वाशरकर 1 से 3 साल के बच्चों में होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी से क्या है, कमी के कारण होता है। जबकि इसमें क्या था, एक क्वाशरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है। ठीक है, जबकि क्वाशर क्या है, एक रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है। शरीर के सभी कोशिकाओं में पानी भर जाता है। सूजन की कमी, प्रोटीन की कमी क्या है, यहाँ पे रक्त भारी में एल्युमिनियम की कमी एवं जल की अधिकता आदि पर निर्भर करती है। सूजन के कारण बच्चा यहाँ पर तंदुरुस्त दिखता है और हाथ पांव मोटे मोटे फूले फूले दिखते हैं। यहाँ पे अल्पता रोग और पोषण के साथ मिलाएं, यानी यहाँ पे रोग है और उसको उसके पोषण के साथ मिलाइएगा। पेलेग्रा की बात करें तो ऐसे न्याशीन है। ठीक है, न्याशीन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है। बेरी बेरी की अगर बात की जाएगी तो बेरी बेरी क्या है, तो ये थायमीन की कमी से यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे कोलोनिकिया कॉलोनिकिया की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा का से कोलो और ला से लोहा, लोहा की कमी से। जीरोफिथलेमिया हम सबको पता है कि रेटिना संबंधी विकार है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो जीरोफिथलेमिया क्या है, तो रेटिना संबंधी विकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूजीसी का है, कुछ इस तरह से इसका बनेगा। चलिए, जलडाल विधि द्वारा प्रोटीन के निर्माण के लिए सही क्रम क्या है। तो जो जलडाल विधि है, जलडाले विधि, उसमें हम प्रोटीन का निर्माण कैसे करते हैं। तो पहला हमारा क्या ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे होता है नमूनों को सुखाना और तौलना। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे ट्रेशन करते हैं। ट्राइटेशन के बाद H2SO4 के साथ पाचन करते हैं। देन इसके बाद आसमन करते हैं। तो यहाँ पे जो जलडाल विधि है उसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट और वाइंटिन प्रोटीन्स है। तो याद रखिएगा ये बात सही है या गलत ये बताना है। तो लैक्टिन कार्बोहाइड्रेट और वाइंटिन प्रोटीन्स है, तो ये बात तो सही है, गलत है, असंगत है या कैसी है। तो याद रखिएगा ये बात सही होती है। ठीक है, क्योंकि याद रखेंगे लैक्टिन कार्बोहाइड्रेट और वाइंटिन प्रोटीन्स है। लैक्टिन्स की बात करें तो ये मुख्यतः अरंडी के बीजों में पाया जाता है। ये विषाक्त यानी टॉक्सिक होते हैं। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं। तो याद रखिएगा किसके हैं, तो ये सभी लक्षण किसके हो जाएंगे, तो क्वाशरकर के हो जाते हैं। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे क्वाशरकर के लक्षण है। क्वाशरकर 1 से 3 साल के बच्चों में होता है। यह रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में ऊर्जा कैलोरी की कमी होती है, परंतु विशेष रूप से प्रोटीन की कमी मुख्य होती है। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अमीनो एसिड में। प्रोटीन इनमें से क्या है, मुख्यतः अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाता है, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। अमीनो अम्ल की बात करें तो प्रोटीन की क्या हो जाएगी, वो लघुत्तम इकाई है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन को कौन सा घटक पचाया जाता है? तो बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन्स। वो क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन्स हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऊतकों की मरम्मत करना। ये सबसे बड़ा इसका अहम कार्य है प्रोटीन का। ये झारखंड में आया है। झारखंड का भी आप किसने पीजीटी दिया है? अगर किसी ने भी पीजीटी दिया हो तो उस पेपर को जरूर भेजिएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य ऊतकों की मरम्मत यानी रिपेयरिंग टिश्यूज करना है। प्रोटीन हमारे शरीर में आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट-फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के यहाँ पे अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण में प्रोटीन आवश्यक है। प्रत्येक कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। इसीलिए प्रोटीन को शरीर की आधार से यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी की संज्ञा दी जाती है। निम्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना यहाँ पे रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? तो वो हो जाएगा रेडोप्सिन। वो क्या हो जाता है? तो रेडोप्सिन हो जाता है। रेडोप्सिन प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना यहाँ पे रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए। फिर उस वस्तु से प्रकाश की किरणें आंखों में पहुंचती हैं और कॉर्निया पारदर्शक द्रव्य पुतली और तथा लेंस और अंदर के पारदर्शक द्रव्य से गुजरकर दृष्टिपटल पर केंद्रित होती हैं। किंतु वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। जो वस्तु है उसका उल्टा प्रतिबिंब पूछा जाए कहाँ बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है। दृष्टि तंत्रिकाएं उसका संदेश मस्तिष्क में पहुंचाती हैं जहाँ उनका स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, जब तक मस्तिष्क में कोई संकेत नहीं पहुंचता तब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं होता है। ये काफी प्रोटीन की जो श्रृंखला है काफी लंबी है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे उसमें कम से कम कितने क्वेश्चन है? तो 100 के आसपास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रोटीन आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? तो यहाँ पे था कौन सा? रेडोप्सिन था। ठीक है, ये झारखंड का क्वेश्चन है और रेडोप्सिन था क्योंकि ये क्या करता है? दृष्टि का उसका यहाँ पे संदेश किसको देती है? मस्तिष्क तक पहुंचाती है और उसका स्पष्टीकरण करती है। और अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की अगर बात की जाए तो एलानिन था। जो एलानिन है उसको अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट देखें, डैश यानी आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है। तो कौन सा इसमें से आवश्यक अमीनो एसिड है? तो वो हमारा क्वेश्चन रहता है, इसमें याद रखिएगा। आइसोल्यूशन क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड। आज हम प्रोटीन का पूरा क्या करेंगे? क्लास की थ्रू देखेंगे, क्योंकि देखिए जो चीज हमने एमसीक्यू टाइप में करी अगर हमने उसकी क्लास भी कर ली तो फिर उसमें से कुछ बचता नहीं है। ठीक है, जल्दी ही आपको 1000 क्वेश्चनों की भी श्रृंखला मिल जाएगी। अब 1000 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये टाइपिंग मोड में आपको चाहिए या हैंड राइटिंग मोड में आपको चाहिए? क्योंकि अभी मैंने बस क्वेश्चनों को देख लिया है कि हाँ मुझे इस वाले क्वेश्चन को लेना है या इस वाले क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है या इस तरह से, बट मुझे बस यही मतलब करना है कि इन्हें टाइपिंग मोड दूं या फिर हैंड राइटिंग नोट्स में कन्वर्ट कर दूं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि
जो भी कंटेंट है या कहें कि जो भी चीज है वो बेसिकली क्या है कि बेसिकली आपके भावी अध्यापकों के लिए ही है, तो इसलिए जरूर उनकी सहभागिता आवश्यक है, तो इसमें जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी प्रोफेसर का है। आइसोल्यूशन की बात करें तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल है या एसिड है, याद रखिएगा एसिड या अम्ल एक ही बात होती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन और जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल मिलकर आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्लों को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है, तो वो है लाइसिन। कौन है, तो लाइसिन जो है वो आवश्यक अमीनो एसिड है। लाइसिन की बात की जाए तो ये एसिड है, आवश्यक अमीनो अम्ल है। ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता है, अतः उन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 20 से 10 अमीनो अम्ल की प्राप्ति के लिए मनुष्य भोजन पर निर्भर रहता है। 20 में से 10 जो अमीनो अम्ल हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं, 10 अमीनो अम्ल हम बाहर से लेते हैं। बस इस तरह से याद रखिएगा, जो हम बाहर से लेंगे वो हमें किससे मिलेंगे, भोजन से, तो हम किस पर, भोजन पर निर्भर रहते हैं उन 10 के लिए। अतः इन 10 को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। जो भी प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अमीनो एसिड नियासिन की प्रारंभिक रूप है, तो यहाँ पर ट्राइटोफैन का, किसका, तो ट्राइटोफैन का, ठीक है। अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, तो ट्राइटोफैन का जो है आवश्यक अमीनो रूप है। ट्राइटोफैन अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। हमारे शरीर और भोजन के सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। जो अमीनो अम्ल है उनकी मूल इकाइयों से बनी होती है। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन एक नियासिन के बराबर होता है, ठीक है। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन एक नियासिन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि है, तो प्रोटीन जो है वो विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि कौन सी हो जाती है, तो जलडाल विधि है। कौन सी है, तो जलडाल विधि है। प्रोटीन क्या है, विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि जलडाल विधि है। प्रोटीन हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। प्रोटीन भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है, शरीर की वृद्धि और विकास, तंतुओं का नव निर्माण और मरम्मत और रखरखाव, शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखना। प्रोटीन ग्रीक शब्द के प्रोटियोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। याद रखिएगा, या हो सकता है आपकी बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, कौन सा ऐसा आपका मतलब विटामिन है या खनिज है या कैसे भी मतलब किस फॉर्मेट में से पूछेगा। इसे चलिए जो 1000 क्वेश्चन है उनमें अंतर रखेंगे, जिससे कि इसका एक नया फॉर्मेट आपको मिल सके, ठीक है ना। प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा किस तरह से, तो यहाँ पे वसा, प्रोटीन और आपका, ठीक है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोस और यहाँ पे हो जाएगा खनिज लवण। तो आपको याद रखना प्रोटीन प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला प्रोटीन को कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। प्रोटीन भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है, शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं का नवनिर्माण, मरम्मत, रखरखाव, शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखना। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेलेटिन। क्या हो जाएगा, तो जेलेटिन जो है वो अपूर्ण प्रोटीन है। निम्न में से जेलेटिन अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है तथा प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। प्रोटीन में याद रखिएगा, प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस और सल्फर भी अल्प मात्रा में होता है। जो प्रोटीन है उसके कुछ प्रकारों की अगर बात की जाएगी तो उनमें फास्फोरस और सल्फर भी अल्प मात्रा में होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होती है।
नेक्स्ट देखते हैं, डॉट डॉट की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हो जाएगी क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो क्या करती है, क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। क्रोमियम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पशुओं और मानवों के ऊतकों में पाया जाता है। अभी हाल ही में हुए शोधों से ज्ञात हुआ है कि क्रोमियम इंसुलिन हार्मोन की क्रिया को तीव्र करता है। क्रोमियम कार्बोस वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अत्यंत कोशिक यह प्रत्येक कोशिका तथा ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। क्रोमियम की कमी से वृद्धि अवरोध तथा ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। तो इसका भी जो है याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में दिखाई देता है। तो जो क्वाशरकर को जो रोग है वो बच्चों में क्या होगा, प्रोटीन की कमी से दिखाई देगा, याद रखेंगे। यहाँ पे रतौंधी विटामिन डी की कमी से, इसका भी विटामिन सी की कमी से और ए से हो जाता है। याद रखिएगा, विटामिन ए से क्या हो जाता है आपका, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। और जो घेंगा है बेसिकली वो होता है विटामिन डी की। ठीक है, मैरास्मस हम किसकी कमी से मानते हैं, तो याद रखिएगा मैरास्मस को एक तरह से सूखा रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर नामक रोग हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, परंतु मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी होती है। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो क्वाशरकर। परंतु इससे पीड़ित बच्चों में सूजन यानी ओडिमा पूछा जाता है। ओडिमा क्या होता है, तो व्यक्ति के अंदर सूजन होना, गंजापन, याद रखिएगा, एलोपेशिया और चर्म रोग, और यहाँ याद रखिएगा आदि देखने को मिलता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी तो 14 से 20%। ठीक है, 14 से 20% होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये अगर बात की जाए तो ये विटामिन सी से हो जाता है, ये विटामिन ए हो जाता है, और मैरास्मस यानी सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो 14 से 20% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नाइट्रोजन का 14 से 20% होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही यह वसा तथा कार्बोज में से भिन्न है। नाइट्रोजन की उपस्थिति, ऐसा क्या है जो देखिए मेंस के लिए क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्या है जो प्रोटीन को कार्बोज और वसा से अलग करता है। तो आप याद रखेंगे कि ऐसा यानी ये बन सकता है आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि उसका नेचर थोड़ा यहाँ से मतलब टफ रहने वाला है। तो याद रखिएगा उसमें ऐसा क्या है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति यानी नाइट्रोजन के कारण ही ये प्रोटीन जो है वो वसा और कार्बोज से अलग है या भिन्न है। ठीक है, 14 से 20% इसमें क्या हो जाती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 14 से 20%। अधिकतम देखिए, अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं, और कारण देखिए क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अनिवार्य समझे जाने वाले, तो आपको पता है कि 10 क्या होते हैं, 10 अमीनो अम्ल क्या हम बाहर से लेते हैं और 10 हमारे शरीर में बनते हैं। 10 को हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, 10 को अनावश्यक अमीनो अम्ल यानी जो क्या है आवश्यक नहीं होते वो। तो याद रखिए अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल वो हम क्या करते हैं, आहार के द्वारा ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते। ये बात गलत है, अगर होंगे नहीं तो लेंगे क्यों। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो 10 हैं वो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में क्या है, बनते नहीं है। चलिए आज हम प्रोटीन की पूरी एक श्रृंखला या क्लास में पूरा प्रोटीन देखेंगे, जिससे कि यहाँ यूथ की जो क्वेश्चन है उनका जो नेचर है उन्हें और अच्छे से हम समझ सके। बट याद रखिएगा
संश्लेषित नहीं होते हैं, यानी 10 बनते ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे दोनों ही राइट हो जाएंगे। अनुवाद समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात इनका संश्लेषण शरीर द्वारा नहीं होता है, इसे बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सही है। चलिए, प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए यहाँ पे माइक्रोजेल्डाल विधि को उपयोग में ली जाती है, जो अभी हमने टिक मार्का में देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दूसरा कह रहा है सल्फर के प्रतिशत का मापन, जो सल्फर है उसके प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा में परिगणना की जाती है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जेल्डाल विधि उपयोग में ली जाती है, बात बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ का यूजीसी का, तो याद रखिएगा जो भी जून का यूजीसी दे रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सही है, जबकि यार गलत है। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डाल विधि का उपयोग में ली जाती है। इस प्रकार अवकथन सही है, परंतु कारण गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। जो प्रोटीन है उसकी घटती हुई मात्रा के क्रम में हमें क्या करना है, खाद्य पदार्थों को, यहाँ पे क्या करना है, हमें खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो रहेगा पहला वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, उबला हुआ अंडा, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा तो सबसे अधिक किसमें, उबले हुआ अंडा। फिर हमारा हो जाएगा चीज में, पनीर में, देन उसके बाद हो जाएगा डबल रोटी में, फिर मक्खन में। मक्खन को हमने सबसे एंड में लिया है, क्योंकि यहाँ पे वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों को प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो यानी हमें क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना, यानी पहला 1 फिर 2 फिर 3 उल्टा लिख देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, डिसऑर्डर में लगाना है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो पहला जो हो जाएगा, बढ़ते हुए क्या करना, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो फिर ये सही रह जाएगा। चलिए, बढ़ते हुए, ये जरूर देखनी है ना, वे घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो 1 2 3 बढ़ते हुए क्रम में ही इस तरह से रहेगा, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से इसे समझना होता है, क्योंकि या तो फिर आप क्या करें कि इस चीज को बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे, बढ़ता हुआ क्रम के घटता हुआ। तो सबसे पहले आ जाएगा भैंस का दूध, देन उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो फिर हो जाएगा सफेद डबल रोटी, देन उसके बाद जो हो जाएगा फिर हो जाएगा मुर्गी का अंडा। ठीक है, क्योंकि इसमें मात्रा के साथ इन्हें करना है। फिर मुर्गी का अंडा, फिर मुर्गी के अंडे के बाद जो हो जाएगा फिर हो जाएगा यहाँ पे बादाम, बादाम के बाद जो हो जाएगा फिर हो जाएगा राजमा, क्योंकि राजमा में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। याद रखिएगा 19 से 20 ग्राम होती है 100 ग्राम में। क्योंकि इसने क्या कहा है, बढ़ते हुए क्रम में लगा, तो 1 2 ये बढ़ गया ना, 1 3 तो यहाँ बढ़ गया ना, इससे 1 ज्यादा है ये, तो इस तरह से हमें लगाना है। तो आप राइट आंसर हो जाएगा सी। धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 के अनुसार, ठीक है, ये ICMR 2010 के अनुसार है, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे 2020 के अनुसार भी देखेंगे। तो याद रखिएगा कितनी है, तो 74 ग्राम प्रतिदिन है। तो यहाँ पे अगर 2020 के अनुसार देखें तो यही मात्रा प्रोटीन की कितनी हो गई है, तो 62 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इस तरह से। ठीक है, शरीर की मांग, और देखिए RDA 2020 के अनुसार धात्री मात्रा यानी 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की मात्रा या मांग कितनी है, तो 62 है, यानी घट गई है। याद रखिएगा पहले RDA की अपेक्षा। अगर इस तरह से भी आ जाता है ट्रू फॉल्स में, RDA 2020 में 2020 में दी गई प्रोटीन की मात्रा RDA 2010 के प्रोटीन की मात्रा से कम है, कारण वो कथन में कभी कभी आता सत्य है। तो याद रखिएगा ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी।
कितनी घटी है, तो आपके यहाँ पर 12 ग्राम के आसपास घटी। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, तो यहाँ पे जो है वो है लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल जो है वो किस में है, तो आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। ठीक है, आवश्यक वसा अम्लों में कौन शामिल है, तो यहाँ पे है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल जो है वो आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर बात करें लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल की, तो ये क्या है, ये पोषण, लिनोलेनिक अम्ल पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। ये तेलों में बहुतायत मिलता है। लिनोलेनिक अम्ल रक्त वाहिनियों को अर्धपारगमी बनाता है। इस कारण गर्मी के मौसम में शरीर के निकलने वाले पसीने को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखते हैं अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं करता है, डॉट डॉट अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी व्याख्या नहीं करते हैं क्योंकि आज इसकी क्लास ही हो जाएगी। डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक की बात आ रही, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राकृतिक बहुलक है तो वो प्रोटीन होता है, विटामिन, वसा, खनिज, तो इसमें से प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन होता है, याद रखिए। प्रोटीन को प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर्स कहते हैं। यह प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। सभी प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, पॉलीमर्स है, याद रखिएगा। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, तो वो है मिथ्योनिन। वो क्या है, तो मिथ्योनिन क्या है, सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। मिथ्योनिन की अगर बात करें तो अमीनो एसिड यह पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। मिथ्योनिन यानी अमीनो एसिड सल्फर युक्त होता है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें हम व्यवस्थित करते हैं प्रोटीन की घटती हुई मात्रा में। तो हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट। दूसरा अगर यहाँ पे बात की जाए तो हो जाएगा शरीर में आरक्षित लोहा भंडार का यहाँ पे निशोषण, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर अस्थि मज्जा में यहाँ पे स्टेनुअल आयरन का क्या है, घटना। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, तो वो है सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, शरीर में आरक्षित लोहे भंडार का निशेषण और अस्थि मज्जा में यहाँ पे स्टेनुअल आयरन का घटना और सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ हो जाएंगे, अगर उनकी बात की जाएगी तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, मूंग दाल। दूसरा क्या हो जाएगा, हरी मटर। तीसरा क्या हो जाएगा, सूजी। और चौथा क्या हो जाएगा, शकरकंद। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा मूंग दाल, यानी हाई प्रोटीन होती है जितनी भी दालें हैं, रमास है। फिर देर उसके बाद अगर देखें तो हरी मटर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो दालों का ही रूप होती है हरी मटर। देन उसके बाद फिर सूजी, और सूजी के बाद जो है फाइबर की अगर मात्रा की बात की जाए तो वो शकरकंद होता है। शकरकंद में क्या होता है, हाई फाइबर पाए जाते हैं, मतलब रेशों की अगर मात्रा की जाती है तो शकरकंद सबसे उच्च रहेगा, ठीक है, रेशों के मामले में, क्योंकि प्रोटीन के मामले में सबसे निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर प्रोटीन का बात करें तो ये हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन तो नितांत जरूरी है, नितांत यानी अनिवार्य है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन करता है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के अनुसार खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है: मूंग दाल, हरी मटर, सूजी, शकरकंद। एक क्वाशोरकर शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है। गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता
कई बार पूछा गया कि एडिमा क्या है, तो मतलब शरीर में पानी का भर जाना और वहां पे सोडियम का उत्सर्जित यानी सोडियम का शरीर से बाहर ना निकलना। सादा भाषा में आप इस तरह से समझिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो गुर्दे है वो सोडियम का उत्सर्जन करने में सक्षम नहीं होते, तभी तो उसके शरीर पे सोलिंग आ जाती है, सूज जाता है या कहीं फूल जाता है। तो ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एडिमा का मुख्य कारण गुर्दों का सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होना है, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी एवं हानिकारक तत्व निकल ही नहीं पाते, वे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे हाथ पैर तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो एलानिन जो है वो क्या है, एलानिन की अगर बात की जाए तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। प्रोटीन जल में अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। जो अमीनो अम्ल है वो प्रोटीन की क्या है, लघुत्तम इकाई है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो से मिलकर बना है, 10 आवश्यक तथा 10 अनावश्यक। 10 क्या है आवश्यक, 10 क्या है अनावश्यक। एलानिन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। एलानिन क्या है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, याद रखिएगा। नॉन एक्सीडेंटल अमीनो एसिड का निर्माण शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्राव स्वतः होता रहता है। इन्हें भोजन के द्वारा लेना नहीं होता, इसीलिए इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित वशीय अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतुलित दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो असंतुलित दर्जा जो है उसके अनुसार सही क्रम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पहला हो जाएगा लिनोलेनिक एसिड, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई लिनोलेनिक एसिड जिसको हम गामा कहते हैं, और फिर इसमें हो जाएगा, याद रखिए यूजीसी का है यहाँ पे ऑलिक एसिड। देन इसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे एरेक्टोनिक्स एसिड, और इसके बाद जो लास्ट बचा यानी इको, यहाँ पे याद रखेंगे सेपेनेटेनिक एसिड। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए बी डी ई सी। सबसे एंड में हमने क्या रखा है, सी को, तो सी यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, ऐसे ई यहाँ पे भी थी, बट हमने फिर क्या ऑलिक एसिड, तो ऑलिक एसिड यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरा पीडीएफ यानी पूरी बुक का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ 800 के करीब पेज है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड हैं, तो यहाँ पे आवश्यक अमीनो एसिड की बात की जा रही है। आवश्यक अमीनो एसिड है तो उन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन से आवश्यक अमीनो एसिड है। ठीक है, क्योंकि ये आपका फिर यूजीसी का ही है, तो आवश्यक अमीनो एसिड की बात की जाएगी तो आपको पता है कि 10 हमारे शरीर में क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड है, और 10 क्या है जो हमारे शरीर में नहीं बनते, इस प्रकार 20 होते हैं। तो इन्होंने पूछा था आवश्यक अमीनो एसिड है, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आइसोल्यूशन ये क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड है। देन उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो ये हो जाएगा लाइसिन, बहुत पूछा जाता है, आवश्यक अमीनो एसिड है। और उसके बाद अगर बात की जाएगी तो ये होगा ल्यूसिन, लाइसिन ल्यूसिन आइसोल्यूशन ऐसे याद करिए, लाइसिन ल्यूसिन और आइसोल्यूशन ये तीनों क्या है, तो ये तीनों के तीनों आवश्यक अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारी बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 10 का निर्माण हमारी बॉडी में होता है, जिससे अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे जो हमारी बॉडी में बनना है भाई वो आवश्यक नहीं है, वो तो हमारी बॉडी में बन ही रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा ये कैसे हो जाएंगे, अनावश्यक अमीनो एसिड हो जाएंगे, अमीनो एसिड कहते हैं। और इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, तो 10 प्रकार का 10 का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है, अतः हमें उन्हें पदार्थों के माध्यम से लेना पड़ता है, जिसे हम आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। ये 10 आवश्यक यानी याद रखिएगा एसेंशियल अमीनो एसिड इस प्रकार है। तो पहला हो जाता है आर्जिनिन, बहुत पूछा जाता है, फिर हो जाता है स्टीजिन, यहाँ पे स्टीडिन, और फिर होता है आइसोल्यूशन,
अभी करा था आइसो, यहाँ पे याद रखिएगा आइसोल्यूशन और फिर लाइसिन, ल्यूसिन, ऐसे ही मैंने याद कराया था ल्यूसिन, लाइसिन और आइसोल्यूशन, ल्यूसिन, आइसोल्यूशन, लाइसिन, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, इजी आपको जैसे लगा, ल्यूसिन, लाइसिन और आइसोल्यूशन, ऐसे ही ज्यादा इजी है ये। और फिर यहाँ पे फेनिलैलानाइन और थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन बहुत पूछा जाता है, अर्जिनिन बहुत पूछा जाता है, सिंगल ही पूछे जाते हैं, और फिर वैलिन ये नहीं पूछे जाते, बट जो जो पूछे जाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल वो मैं बता देती हूँ, अर्जिनिन, उसके बाद आइसोल्यूशन, लाइसिन, ल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन, बस इतने याद कर लीजिएगा। यानी कितने हो गए, 2, 2, 4 और 5, 5 इतने पूछे जाते हैं कि आपको ये पांचों याद करने के, पांचों के पांचों क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल है, यानी ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूशन, अर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे कौन से हैं जो आवश्यक अमीनो एसिड की श्रेणी में आते हैं, तो फिर आवश्यक अमीनो एसिड आ गए, तो याद रखिएगा आवश्यक अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो मैंने अभी कहा था, वैलिन अभी हमने देखा था सबसे लास्ट वाला था ये, वैलिन के बाद लाइसिन देखा था, ल्यूसिन देखा था, तो लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन और यहाँ पे ल्यूसिन, ये चारों के चारों क्या है, यहाँ पे आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, लाइसिन, ल्यूसिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज इसके मतलब पूरे के 10 के यानी आवश्यक अमीनो अम्ल 10 हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक से देख लेंगे, जिससे कि अगर किसी भी तरह से घुमा के पूछ लिया जाए तो आपसे आंसर आ जाए। निम्नलिखित यहाँ पे अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षिता के लिए विकसित किए गए हैं, और इनको हमें क्या करना है, विकसित किए गए, इसमें क्या करना है, इनको याद रखिएगा, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए विकसित किए गए, तो इनमें से देखना है, तो पहला हो जाता है फूड प्रोटीन, ये है, फिर दूसरा यहाँ पे फूड प्रोटीन के बाद अगर हम देखेंगे तो स्पाइरुलाइन लाइना, और देन इसके बाद हो जाता है स्ट्रक्चर सोया प्रोटीन, टेक्सचर सोया प्रोटीन, तो एक, तीसरा और चौथा, ठीक है, टेक्सचर सोया प्रोटीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर इसकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा के यहाँ पर क्रूड प्रोटीन में परिवर्तन होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणांक है, तो हो जाता है कितना रूपांतरण गुणांक है, तो हो जाएगा 6.25, ठीक है, रूपांतरण गुणांक है वो हो जाएगा 6.25। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में देखिएगा, खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के यहाँ वह कर्ड प्रोटीन में परिवर्तन होने का आकलन करने के लिए 6.25 रूपांतरण गुणांक है, बस इस तरह से आपको इसे याद रखना है, और इसी तरह से क्वेश्चन का इसका नेचर आएगा, कभी भी बदला नहीं जाएगा। निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन यहाँ पर संपूरक कार्यों के सिद्धांत का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे किसका प्रयोग होता है, तो संपूरक कार्यों के सिद्धांत का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो देखते हैं, पहला हो जाएगा इडली, दूसरा क्या हो जाएगा मिसी रोटी, तीसरा क्या हो जाएगा खिचड़ी, तो इडली, मिसी रोटी और खिचड़ी क्या है, ये खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्यों के सिद्धांत का प्रयोग है, इडली, मिसी रोटी और खिचड़ी। नेक्स्ट देते हैं सुगंधित अमीनो अम्ल, सुगंधित अमीनो अम्ल है, तो यहाँ पे याद रखिएगा टायरोसिन, टायरोसिन क्या है, तो ये सुगंधित अमीनो अम्ल है। अमीनो एसिड प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अमीनो सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है, तो अमीनो एसिड प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है, अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। यहाँ पे टायरोसिन एक प्रकार की सुगंधित अमीनो एसिड है जो इस तरह से टूटेगी, अगर इसे पूछ लिया ये सूत्र किसका है, तो अमीनो एसिड का है, ठीक है, अमीनो एसिड का सूत्र क्या है, तो NH2, फिर यहाँ पे देखिए पूरा इस तरह से बन रहा है कि बस आपको अपनी आंखों में रख लेना है कि हाँ CH,
यहाँ पे O फिर कार्बन ये देखिए H, इस तरह से ये पूरा सूत्र किसका है, तो अमीनो एसिड का है। आज तक परीक्षा में पूछा नहीं गया। गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो यहाँ पे जो आपका सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की बात की जाएगी तो यहाँ पे मिथ्योनिन जो है ये यूजीसी नेट का है, तो मिथ्योनिन जो है वो सल्फर युक्त अमीनो एसिड। अगर आप यूजीसी नेट मतलब जून वाले की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी श्रृंखला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी आप कहीं पर भी होम साइंस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मिथ्योनिन क्या है, मिथ्योनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई यानी अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड में टूट जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए अमीनो अम्लों को प्रोटीन का आधार स्तंभ कहते हैं। जो अमीनो अम्ल है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन का आधार स्तंभ कहा जाता है। शरीर का आधार स्तंभ प्रोटीन और प्रोटीन का आधार स्तंभ अमीनो अम्ल है, याद रखिएगा। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती है, शरीर का निर्माण करते हैं। ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा अंडे की जर्दी में प्रोटीन कहाँ पाई जाएगी, तो यह अंडा है उसकी जर्दी में सबसे अधिक हाई प्रोटीन होती है। अगर आपको वनस्पति जगत में लेनी है तो जितनी भी दालें हैं उनमें आपकी हाई प्रोटीन, और राजमा में तो 100 ग्राम में 9 ग्राम या 19 ग्राम क्या होती है, प्रोटीन होती है। हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता है। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, 10 आवश्यक 10 अनावश्यक। अंडे में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन की कमी से होता है क्वेश्चन, क्योंकि कहीं कहीं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी इसको राइट मानते हैं, बट बेसिकली इसे हम प्रोटीन की कमी से ही देखते हैं, क्योंकि अधिकतर मैंने क्वेश्चन जो भी आयोग करा था उसमें यही माना गया है कि प्रोटीन की मत कहीं कहीं, जैसे आपका बीपीएससी में इसको मतलब प्रोटीन और मतलब कैलोरी कहें या ऊर्जा कहें या कार्बोस का भी रूप माना गया है। केवल प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में क्वाशरकर नामक रोग हो जाता है। इस रोग की शुरुआती बच्चों में दूध पिलाने की अवस्था से ही आरंभ हो जाती है। बच्चों रोग के विभिन्न लक्षण देखे जा सकते हैं। इस बीमारी के कारण बच्चों में भूख की कमी होने लगती है, पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है, बच्चों का स्वाद चिड़चिड़ा हो जाता है, बालों और चेहरे की स्वाभाविक चमक घटने लगती है। बच्चों के शरीर में आवश्यक विटामिन की कमी होने लगती है, यकृत बढ़ जाता है और पेट निकला हुआ दिखाई देने लगता है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो ग्लूटीन जो है वो गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ग्लूटीन क्या है, तो गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ग्लूटीन ग्लाइडिन। यहाँ पे गेहूं में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है ग्लूटीन, दूसरा होता है ग्लाइडिन। यहाँ पे ग्लूटीन तथा ग्लाइडिन इन दोनों ही प्रोटीनों को सम्मिलित रूप से ग्लूटीन कहते हैं। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, ग्लूटीन कहते हैं। यहाँ पे ग्लूटेनिन और यहाँ पे ग्लाइडिन। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटीन की। अगर प्रोटीन को देखा जाए तो उससे रिलेटेड हमने कई क्वेश्चनों को देखा था, आगे उसी कंटिन्यू देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को जाना चाहता है तो याद रखिएगा, जब 2 चीजें आपस में एक हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्यादातर युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नहीं क्या जाना चाहता है, तो आप बताएंगे नहीं युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर इनका व्याख्या देखें तो न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को युग्मी प्रोटीन कहते हैं। यह युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। संयुक्त प्रोटीन अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन के अणु तथा अन्य रासायनिक पदार्थ जो प्रकृति में प्रोटीन ना हो से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रोटीन संयुक्त प्रोटीन बराबर होता है प्रोटीन यानी साधारण और प्लस यहाँ पे प्रोस्थेटिक समूह। तो इस तरह से संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा संयुक्त प्रोटीन बनने के लिए 2 चीजें को होना जरूरी है। जिस तरह से अभी युग्मी प्रोटीन के बारे में आपने देखा था उसी तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को आगे। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है, तो प्रोटीन होता है। मस्तिष्क के लिए अगर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता जाए तो प्रोटीन होता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है, तो वो होता है एनपीयू। एनपीयू क्या करता है, यहाँ पे एनपीयू की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, गुणवत्ता को किसी खाद्य पदार्थ में बताता है।
यहाँ पे है नेट प्रोटीन, यहाँ पे यूटिलाइजेशन का मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। मानव पोषण प्रयोजनों के लिए प्रोटीन गुणवत्ता के उपायों के रूप में किया जाता है। प्रोटीन तथा कैलोरी संयुक्त कमी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर प्रोटीन और कैलोरी की संयुक्त कमी को देखा जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैरेमस हो जाएगा। अगर मैरेमस को देखें तो ये प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण का एक घातक रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती हैं। मैरेस्मस बैक्स और बच्चों दोनों को हो सकता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अमीनो अम्ल में। वो किस में है, तो अमीनो अम्ल में। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का हमारे आहार में मुख्य स्थान है। शरीर की वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाएं तंतुओं की निरंतर टूट-फूट होती रहती है। रक्त, बाल, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। देखिए प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है आपके बालों के लिए, त्वचा के लिए, मांसपेशियों के लिए, अस्थि के तंतुओं के लिए, इन सब के लिए। किस वनस्पतिक स्रोत में ग्लूटीन पाया जाता है, तो मैंने कल भी बताया था, ग्लूटीन यानी गेहूं। ग्लूटीन से बस याद रखिएगा, गासे ग्लूटीन, गासे गेहूं। तो गेहूं में जो है ग्लूटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, गेहूं खाद्य पदार्थों में प्रमुख माना जाता है। इस वनस्पति स्रोत में ग्लूटीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो अगर प्रोटीन के अंतिम उत्पाद की बात की जाए तो अमीनो एसिड में जाके वो टूट जाता है। ठीक है, तो अंतिम उत्पाद क्या हो जाता है, ये पीजीटी का है। और पीजीटी की परीक्षा आपकी बहुत नजदीक है, तो जो भी समय आपने देखा होगा, बहुत मतलब डेट फिक्स हुई किसी एग्जाम की, बहुत स्पीड से भागता है वो समय। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो अमीनो एसिड होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था 100 क्वेश्चन मुझे टाइपिंग फॉर्मेट में आपको देने हैं या फिर रिटन हैंड राइटिंग चलेगा, क्योंकि रिटन हैंड राइटिंग आपने देखा होगा, मैं एलडी की मेंस करा रही हूँ। तो एलडी के मेंस को आप कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि आपका मई के आसपास, यानी आज मैं और क्लियर कट ऑफ निकाल, मतलब आज क्लियर बहुत अच्छे से उनकी डेट कर दूंगी कि ये एग्जाम, टीचिंग एग्जाम ये है। ठीक है, जो कैलेंडर आ गया वो ओवरऑल जो मैंने मतलब पूरा कैलेंडर आपको दे दिया है। और टीचिंग एग्जाम कौन कौन से दिन है उनको आज हम फिर अलग से देख लेंगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा टीचिंग एग्जाम पे है, तो उनकी डेटों को बहुत स्पष्ट ही हमें देखना होगा। अमीनो एसिड है, ठीक है ना, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्रमशः ग्लूकोज या फ्रक्टोज तथा वसीय अम्ल में बदल जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्या करती है, क्रमशः किसमें, तो याद रखिएगा क्रमशः ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज तथा वसीय अम्ल में बदल जाते हैं। वसा बदल जाएगी वसीय अम्ल में, जबकि कार्बोज बदल जाएगी आपकी ग्लूकोज या फ्रक्टोज में। प्रोटीन जब अमीनो अम्ल में बदल जाता है तो ये मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या की बात की जाएगी तो 10 होती है। ठीक है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 10 होती है। मानव शरीर अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। यहाँ पे प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्थानीयों में इनमें से केवल 10 ही मानव शरीर में बनते हैं, जबकि 10 हम क्या है, बाहर से लेते हैं, खाद्य पदार्थों से लेते हैं। ठीक है, 10 अमीनो अम्लों को बाहर से लेना पड़ता है। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, यानी किसमें कम प्रोटीन का आहार दिया जाएगा, जब याद रखिए जलने में, कुपोषण में, बुखार में कभी नहीं।
पीलिया में, क्योंकि यहाँ पे लीवर क्या है वर्क नहीं करता है, तो आपका वसा और आपका प्रोटीन दोनों कम मात्रा में दिए जाते हैं। पीलिया एक ऐसा रोग है जो किसी कारणवश शरीर में पित्त वर्णक यानी रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को पेशाब पीला, नाखून पीला, त्वचा पीली, आंखें पीली, आंखों का रंग पीला। इससे पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन की अल्प मात्रा आहार में देना श्रेयस्कर रहता है या दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है। तो सामान्यतः अगर बात की जाए कि मनुष्य को प्रोटीन की मात्रा की, तो वो हो जाती है, याद रखिएगा, 4 ग्राम किलो कैलोरी प्रतिदिन। प्रोटीन मानव शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। बाहर में सजीव कोशिकाओं का लगभग 15% भाग तथा मृत व सूखी कोशिकाओं का 50% भाग प्रोटीन का होता है। सामान्यतः किसी साधारण व्यक्ति को प्रोटीन लगभग 4 ग्राम प्रति ग्राम के हिसाब से दिया जाता है। शरीर में प्रोटीन, तो यहाँ पर शरीर में अगर प्रोटीन की बात करें तो कोशिका निर्माण कराता है। शरीर में प्रोटीन क्या कराता है, तो कोशिका निर्माण कराता है। नेक्स्ट देखते हैं शरीर में प्रोटीन मुख्यतः कोशिका के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। भोजन में हमारी आवश्यकताओं की कुल कैलोरी का 15 से 20% प्रोटीन से ही आनी चाहिए। यानी भोजन जो है उसमें अगर हमारी आवश्यकताओं की कुल कैलोरी कितना 15 से 20% प्रोटीन से आनी चाहिए। यद्यपि प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यक मात्रा उम्र, भार तथा वर्कआउट के रूटीन पर निर्भर करता है। ठीक है, आपकी उम्र क्या है, आपका भार क्या है, बॉडी वेट क्या है, और वर्कआउट मतलब आप क्या काम करते हैं उस पर इसकी मात्रा निर्भर करती है। याद रखिएगा, इसके अगर एलटी मेंस में पूछ ले जाए कि प्रोटीन के बारे में बताइए तथा प्रोटीन हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है और दैनिक आहार में व्यक्ति को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर आपको आरडीए चार्ट नहीं याद है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आपको आरडीए चार्ट याद नहीं है और मोटा मोटा ओवरऑल याद है कि हाँ 4 किलो कैलोरीज लेते हैं प्रोटीन को प्रतिदिन, तो आप बताएंगे कि ये प्रोटीन की मात्रा जो है वो परसेंट टू परसेंट डिफरेंट होती है, या कहेंगे व्यक्ति टू व्यक्ति बदलती रहती है। यानी ये हमारी उम्र, भार और हमारे कार्य पर निर्भर करती है। इसलिए किसका कितना प्रोटीन लेना है ये व्यक्ति के भार तथा उम्र और तथा उसके काम को देखकर पता पड़ता है। मगर एक मोटी तरह से अगर हम देखें तो सामान्यतः 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से आपको एलटी मेंस में लिखना है। देखिए वहां पे कोई हेल्प करनी नहीं होगा और वहां पे आप ये भी नहीं कर सकते कि आप करें ना, तो आपको लिखना तो पड़ेगा। तो अपनी चीजों को मोड़ दीजिएगा जिससे कि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ आपको पता है, बट आपने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू डालना मतलब एग्जैक्ट वैल्यू डालना सही नहीं समझा, या उस टाइम पे टाइम शॉर्ट था आपके पास। ठीक है, दोनों ही कंडीशन उसे नजर आए। आपके क्वेश्चन पढ़ने से लैक ऑफ प्रिपरेशन नजर नहीं आए, उसको आपके क्वेश्चन पढ़ने से सब्जेक्ट कंटेंट में कमी नजर ना आए। इस तरह से आप अपनी बात को रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन की इकाइयां हैं, तो ये है अमीनो एसिड। प्रोटीन की अगर इकाई की बात की जाए, क्योंकि प्रोटीन बाद में किस में, तो अमीनो एसिड में ही परिवर्तित होता है। अंतिम उत्पाद ही प्रोटीन का अमीनो एसिड है। याद रखिएगा प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है, क्योंकि प्रोटीन बड़ी संख्या में अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने जैविक अणु होते हैं। अमीनो अम्ल समूह यानी यहाँ पे है -NH2 और यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH, दोनों से मिलकर बने अणु है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल की इकाइयां पेप्टाइड बंध नामक विशेष लिगेस से जुड़ी होते हैं। यहाँ पे दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिथ्योनिन होता है। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, तो वो होता है मिथ्योनिन। नेक्स्ट देखते हैं मिथ्योनिन मानव शरीर में पाए जाने वाला एक आवश्यक अमीनो एसिड है। ये नए रक्त वाहिनियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह अनाजों में यहाँ पे समान स्तर पर उपस्थित होते हैं, जबकि दलहनी फसलों में इसकी नगण्य या फिर कहें ना के बराबर मात्रा होती है या अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, तो वो है अमीनो अम्ल में। क्योंकि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद ही क्या है, अमीनो अम्ल है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अमीनो अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बनते हैं, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं, शेष 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में ही बच जाते हैं। जो हमारे शरीर में बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं उन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में रखते हैं। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है, तो यहाँ पे सर्वोत्तम साधन की बात हो रही है तो सोयाबीन हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रोटीन किसमें, दालों में पाई जाती है। दालों में भी सोयाबीन में आपकी हाई प्रोटीन रहती है। अगर सोयाबीन की बात करें तो प्रकृति में प्रोटीन के दो प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। वनस्पति प्रोटीन जैसे सोयाबीन, मटर, दालें, चना, मूंगफली, बादाम, काजू आदि वनस्पति प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। वहीं पर जंतु प्रोटीन्स की बात करें तो दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि उत्तम प्रोटीन प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हें आपस में मिलाकर देखना है। अगर बात की जाएगी किसकी, तो लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ब्यूटारिक अम्ल, तो ये सभी क्या है, अम्ल है और इन्हें हमें देखना है कि ये किससे मैच खाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाएगी लैक्टिक अम्ल की, तो याद रखिएगा लैक्टिक यानी ला से लल्लू और ला से लैक्टिक अम्ल, तो ये पाया जाएगा दूध में। एसिटिक अम्ल की अगर बात की जाती है तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, एसिडिटी यानी सिरका, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल की अगर बात की जाती है तो ये कहाँ पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल तो नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल के कारण ही नींबू में खटास होती है। ब्यूटारिक अम्ल ये है दुर्गंध युक्त मक्खन में, जो आपने देखा होगा मक्खन को आप रख दें और लॉन्ग टाइम तक ये रखा रहे तो इसमें एक दुर्गंध यानी एक अजीब सी गंध निकलती है। नमी मतलब मक्खन में क्या होता है, घी से अधिक नमी होती है तो उस वजह से, तो याद रखिएगा दुर्गंध इसमें पैदा हो जाती है, जबकि घी में ऐसा नहीं होता। घी सालों तक रखा रहता है मगर मक्खन को आप ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पहले का तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा डी। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, जबकि ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। निम्न में से यहाँ पे है एल्बुमिन किस में पाया जाता है, तो एल्बुमिन जो है वो अंडे में पाया जाता है। एल्बुमिन क्या है, वो अंडे में पाया जाता है। यहाँ पे एल्ब्यूमिन एक प्रकार का यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, जिसका मुख्य कार्य अंतःशरीय यहाँ पे ऑनकोटिक दाब बनाए रखना है। इस रक्त में स्टेरॉइड, फैटी अम्ल और थायराइड हार्मोन के लिए वाहक प्रोटीन भी है। एल्युमिनियम अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे में एल्युमिनियम के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के विकास एवं स्थायित्व प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रिप्टोफैन है, तो ट्रिप्टोफैन क्या है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन क्या है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। यह विटामिन बी यानी नियासिन के संश्लेषण में मदद करता है। यह सेरोटोनिन का पूर्वगामी है। ठीक है, ये इसे न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में मदद करता है। ये क्या करता है, तो ट्रांसमीटर के संश्लेषण में क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो वो है प्रोटीन को। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो वो होता है प्रोटीन को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। प्रोटीन का कार्य शरीर में कोशिकाओं का निर्माण, पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक कहाँ प्रोटीन उपस्थित होता है। अगर हमारे शरीर में कोई उपस्थित है तो वो प्रोटीन है। प्रोटीन के बाद अगर कोई उपस्थित है, वो हमारे शरीर में सबसे अधिक है तो कोई वो क्या है, खनिज लवण में याद रखिएगा पानी है। उसके बाद सबसे अधिक हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटीन है। ठीक है, पानी के बाद अगर कोई है तो वो प्रोटीन है। 1 ग्राम प्रोटीन देगा, वो 5 ग्राम प्रोटीन देगा, तो 5 ग्राम याद रखिएगा। तो 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितना देता है, तो 4 किलो कैलोरी देता है। तो 5 ग्राम प्रोटीन हमें क्या देगा, तो 4 पन्ना 20 ग्राम
क्या देगा ये, किलो कैलोरीज देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा देता है, 5 ग्राम प्रोटीन 20 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व के अणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सूची 1 और सूची 2, अंडा, दूध, गेहूं, मांस। और यहाँ पे हमें कॉलमों को देखना है। तो अगर अंडे की बात की जाए तो याद रखेंगे यहाँ पे एविडिन होता है, और अंडे में क्या है, एविडिन है। और दूध में क्या है तो याद रखेंगे दूध की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूध में कैसीन हो जाएगा। और यहाँ पे दूध में और गेहूं में क्या हो जाएगा, तो जो गेहूं है उसमें ग्लूटिन होता है। ठीक है, दूध में क्या होता है, कैसीन होता है, गेहूं में क्या होता है, ग्लूटिन होता है। ठीक है, गेहूं में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूटिन होता है। दूध में क्या होता है, कैसीन होता है। अगर मांस को देखा जाए तो वो बच गए, जो मांस हो जाएगा, मांस यानी कलेजा, तो कैलेजन होता है। मांस को आप कैसे याद रखेंगे, मांस में क्या होता है, तो मांस यानी कलेजा, तो कैलेजन होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है। तो यहाँ पे दैनिक आवश्यकता अगर प्रोटीन की देखी जाए तो वो हो जाएगी 8, यहाँ पे 0.8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार के। ठीक है, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन के क्या है, तो 0.8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार के। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की 0.8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार के आधार पर निर्धारित होता है। यह अवस्था किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, तो किशोरावस्था वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है। यह काल शारीरिक वृद्धि तथा वृद्धि का काल नहीं होता। यह काल शारीरिक वृद्धि का काल नहीं होता। प्रौढ़ अवस्था याद रखिएगा, ये कौन सी अवस्था है, तो यानी प्रौढ़ के बाद अब वृद्धावस्था की तरफ चलेंगे और फिर उस किशोरावस्था से या प्रौढ़ अवस्था की तरफ चलेंगे। तो मध्यस्थ अवस्था कौन सी हो जाती है, तो प्रौढ़ अवस्था होती है किशोरावस्था वृद्धावस्था की। ठीक है, यहाँ पे प्रौढ़ावस्था चयापचय की दर की सामान्य होती है तथा शरीर की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक टूट-फूट भी नहीं होती है। चलिए, तो यहाँ पे सब चीजें सामान्य ही होती हैं क्योंकि आप सामान्य ही एज में चल रहे होते हैं। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज और 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि 20 ग्राम प्रोटीन यानी आपका गुणा 4, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गुणा 4 और यहाँ पे है कितने 10 ग्राम वसा तो गुणा 9, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 4 दूनी 8, 4 12, 4 16, 4 15 20, 4 6 24। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 4 गुणा 4 करना है और 20 ग्राम प्रोटीन है तो याद रखेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं क्योंकि ये 4 गिना देती है। अब इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगी वैल्यू, फिर 9 और 5 और 8, तो इस तरह से 8 8 16, 16 और 5 21, तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगी वैल्यू ये 410। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे डिटेल में भी है 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा यानी 10 ग्राम वसा, तो ये हो जाएगा 410 ऊर्जा प्रदान करेगा। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरीज और यहाँ पे याद रखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज। अनावश्यक अमीनो अम्ल है तो यहाँ पे 87 की अगर बात की जाएगी तो अनावश्यक अमीनो अम्ल है तो याद रखिएगा शरीर द्वारा उत्पादित हो। अभी हमने इससे पहले भी जिक्र किए थे, तो जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जो हम अपने शरीर में ही पैदा करते हैं या शरीर में पैदा होते हैं वो सब कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं याद रखेंगे, तो ये हमारे कैसे होंगे, तो ये होंगे शरीर द्वारा उत्पादित हो। वो ये कैसे होंगे, अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं।
अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं। यह मुख्यतः शरीर के अंदर आवश्यक क्रियाओं में अग्रगामी का कार्य करते हैं। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ है तो वो है यूरिया। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या है? यूरिया है। नेक्स्ट देखते हैं। यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यकृत अमीनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो कि उत्सर्जन तंतु द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ग्लाइसिनिन। ग्लाइसिनिन जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह पूर्ण प्रोटीन है। यहाँ पे है ग्लूटिन गेहूं में पाई जाती है, और यहाँ पे यहाँ पे याद रखिएगा लाइब्यूबिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। जो अमीनो अम्ल है वह प्रोटीन की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो याद रखिएगा जो प्रकृति है या प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है नाइट्रिल। ठीक है, नाइट्रिल है। वो क्या है? नाइट्रिल है। नेक्स्ट देखते हैं। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि उसमें बीटा ग्लूकेन्स और यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक यहाँ पे निर्विषणीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखेंगे, ग्लोबुलिन। वो क्या हो जाएगा? तो ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। उस प्रोटीन का नाम क्यों यहाँ पे ग्लोब्यूलिन है जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है। यहाँ क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के प्राकृतिक निर्वर्तीकरण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन यहाँ पे संपूरक कार्यों के सिद्धांत का उपयोग होता है। तो मिक्सी रोटी। यहाँ पे आपकी क्या है? प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि आप चना की या फिर बेसन डाल के इन रोटियों को बनाते हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिक्सी रोटी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिक्सी रोटी यानी आटा अनाज तथा बेसन यानी चना से मिलकर बना होता है। अनाज में मिथ्योनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा दाल एवं उसके उत्पादों में लाइसिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। यानी मिथ्योनिन और लाइसिन का यहाँ पे भरपूर होती है। लाइसिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। अनाज एवं दाल एक दूसरे के संपूरक है। अनाज और दाल क्या है? एक दूसरे के संपूरक हैं और प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त यहाँ पे गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोगी के लिए आवश्यक है। तो दूसरा यहाँ पे कह रहा है कारण क्या है कि आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोनों के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो यहाँ पे अभिकथन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। जबकि कारण कह रहा है कि आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो कारण और कथन हमने दोनों देख लिए। अब यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या हो जाएगी? ए और आर दोनों सही है और एक का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारी आवश्यकता होती है, तो वो कितनी होती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार के। ठीक है, 1 ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार के।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति यानी ICMR के पोषण विशेषज्ञों ने भारतीयों के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता यानी 1 ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार यानी 1 ग्राम किलोग्राम वयस्क शारीरिक भार के आधार पर निर्धारित की है। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? तो वो होता है ग्लाइसिन। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पे स्टिडिन, ल्यूसिन, यहाँ पे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथ्योनिन, थियोनिन, फिनाइल, यहाँ पे एलानिन, वेलिन और ट्रिप्टोफैन। ये सब क्या है? तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है, यानी याद रखिएगा स्टिडिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथ्योनिन, थियोनिन, फिनाइल, यहाँ पे एलानिन, वेलिन और ट्रिप्टोफैन। ये कैसे हैं? तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। उपरोक्त सभी 10 अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो देखेंगे वो क्या है? तो नेक्स्ट जो रहेगा वसा रहेगा, इसको हम करा चुके हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, यानी आज हमने प्रोटीन को पूरा कन्वर्ट कर मतलब देख लिया। जो प्रोटीन से 95 क्वेश्चन बने वो हमने कवर कर लिए। जल्दी ही मैं प्रोटीन की एक श्रृंखला लूंगी जिसमें प्रोटीन से और भी क्वेश्चन जो भी बनने लायक होंगे उन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो प्रोटीन से बने और उसे नस्ते नाबूद आप कर ना सके। जो भी IIT की मेंस की एग्जाम डेट है उन्हें देख लीजिएगा। एक बार फिर मैं अच्छे से आपको क्लियर करके टीचिंग एग्जाम डेट है उसमें से निकाल के बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।